क्या ईरान एक्चुअली में जंग जीत गया? क्या अमेरिका ने इजराइल को धोखा देकर अपने फायदे के लिए ईरान को सपोर्ट कर लिया? वेल, देखकर कुछ ऐसा ही लगता है। 17 जून 2025 यूएस का सबसे खतरनाक डूम्सडे प्लेन उर्फ कयामत का विमान वॉशिंगटन डीसी ऑलरेडी पहुंच चुका है और इसके बाद से पूरे सोशल मीडिया में तहलका ही मच चुका है। एक जन ने तो यह कह दिया कि प्लेन दिखना कोई रूटीन बात नहीं है, बल्कि ये तभी दिखता है जब भी किसी देश पर एक बड़ा कहर बरसने वाला हो। Doomsday plane touched down at Joint Base Andrews last night. This singular event amid rising threat signals that the US is preparing for unimaginable contingencies. Well, यूएस का फ्लाइंग पेंटागन, इनफेमसली नोन एज डूम्सडे प्लेन, यूएस का फ्लाइंग कमांड सेंटर है जो सिर्फ 2 ही केसेस में वॉशिंगटन लैंड करता है। एक या तो न्यूक्लियर वॉर या नंबर 2 नेशनल इमरजेंसी, और इसीलिए इसकी साइटिंग होना एक्सट्रीमली रेयर है, क्योंकि इतिहास में अमेरिका ने जब भी इस प्लेन को इस्तेमाल किया है किसी न किसी देश में सत्ता पलट हुई है। 2001 में जब डूम्सडे प्लेन ने वॉशिंगटन लैंड किया था, अफगानिस्तान को यूएस आर्मी ने इन्वेड कर लिया और रातों रात वहां की तालिबान सरकार तबाह हो गई। अगली बार जब यह प्लेन 2003 में देखा गया, तब इराक में यूएस ने इन्वेड करके सद्दाम हुसैन की सरकार को पलट दिया। United States and our allies have prevailed. डूम्सडे प्लेन लैंड होने से जस्ट पहले ही ट्रंप ने यह ओपनली कह दिया कि हमें सब पता है ईरान के सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहां पर छुपे हैं। ही इज एन ईजी टारगेट फॉर अस, और इसीलिए ईरान को जल्दी से जल्दी अनकंडीशनल सरेंडर कर देना चाहिए, वरना सबर का बांध टूट जाएगा। एंड देन कट फॉरवर्ड टू टुडे 24 जून 2025, ट्रंप ने एक गूगली बॉल ही डाल दिया। 2 दिन पहले ही ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने के बाद ट्रंप ने अचानक से यह ट्वीट कर दिया, कांग्रेचुलेशंस, हमने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवा दिया, पीस ला दिया है। तो फिर ट्रंप ने आखिर न्यूक्लियर बेसिस पर अटैक ही क्यों किया? डूम्सडे प्लेन ही आखिर क्यों निकाला? ट्रंप की बातों में और बिहेवियर में इतना फर्क आखिर क्यों? क्या अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर वाकई में ईरान में एक रेजीम चेंज लाना भी चाहता था, जैसे ये सभी न्यूज आर्टिकल्स क्लेम कर रहे हैं? या यूएस का अपना एजेंडा शुरुआत से ही एकदम साफ था? या फिर अमेरिका ने अपने सबसे क्लोजेस्ट एलाय इजराइल को धोखा देकर ईरान की मदद कर दी? अब आई नो ये सुनने में बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा होगा। आई मीन यूएस और ईरान के बीच तो कोई फॉर्मल ट्रेड या डिप्लोमेटिक टाइज भी नहीं है। ओवरऑल भी उनके जियोपॉलिटिकल रिलेशंस काफी टेंस्ड है। सो आखिर यूएसए इजराइल को धोखा देकर ईरान की मदद क्यों करेगा? और एग्जैक्टली किस चीज से यूएसए ने ईरान को बचाया? मतलब क्या इजराइल में वाकई में इतनी ताकत थी कि वो अकेले ईरान में एक रेजीम चेंज ला सकता था? वेल, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ईरान में रेजीम चेंज लाने से सबसे बड़ा फायदा तो इजराइल को ही होने वाला है, क्योंकि ईरान की पोजीशनिंग तो शुरुआत से ही क्लियर है, इजराइल को किसी भी हालत में मैप से मिटाना। और इसीलिए इजरायली पीएम के कुछ ही दिन पहले के बयान को सुन लेना। Do you understand his concern? My understanding is his concern is that this would escalate the conflict beyond where it is already. It's not going to escalate the conflict, it's going to end the conflict. ईरान के परसीव्ड सो कॉल्ड थ्रेट को हमेशा के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए इजराइल 1 साल से ही स्टेप बाय स्टेप एक बहुत ही खतरनाक प्लान को अंजाम दे रहा था, जिसमें इजराइल ने ईरान को बहुत नुकसान तो पहुंचा ही दिया था, मगर वो अपने फाइनल मकसद तक जस्ट पहुंच नहीं वाला था और ट्रंप की ये अनाउंसमेंट आ गई। अब यहां पर इस खिचड़ी के बीच में एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ, इसे डिटेल में समझने के लिए ना पहले समझते हैं कि इजराइल ईरान के अंदर किस खतरनाक प्लान को अंजाम दे रहा था और इसका बैकग्राउंड क्या है। सो देखो, हम बात कर रहे हैं 1980s की, वो वक्त जब खोमेनी को पावर में आए 1 ही साल हुआ था और दोनों भी देश कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। और इसीलिए तब इजराइल की ही तरह ईरान ने भी कई सारे अरब नेशंस के खिलाफ जाकर इजराइल की मदद की थी। यस, इसी दौर में इन सारे अरब नेशंस ने डिसाइड कर लिया था कि वो इजराइल को ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे, और तभी ईरान ने एक मुसाद एजेंट मार्क रिच के थ्रू इजराइल को सीक्रेटली ऑयल सप्लाई किया था। सोचो ये कितना डेयरिंग मूव था, और वो भी एक रिसेंटली बने लीडर का एक रिसेंटली बने देश के लिए। सो कहीं ना कहीं शुरुआत में दोनों भी देशों को एक दूसरे की जरूरत थी, और स्पेशली ईरान के लिए उस वक्त की प्रायोरिटी इराक से जंग जीतना और इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अपनी देश की इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना था, ना कि इजराइल के अगेंस्ट एक नया वॉर फ्रंट ओपन करना। मगर मिड 1980s आते आते इन दोनों भी देशों की दोस्ती के बीच आ गए इनके एम्बिशंस।
देखो, खोमेनी तो प्रिटी ओपनली शुरुआत से ही एंटी इजरायली थे, लेकिन फिर भी कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी और ट्रेड टाइज की वजह से लिमिटेड फॉर्म में इनका कोऑपरेशन चल रहा था। बट ईरान जैसे ही स्टेबल हुआ, उसका सबसे बड़ा मकसद बन गया पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में एक शिया इस्लामिक मॉडल फैलाना, जिसका एक जरिया सबसे अहम उभर कर आने लगा, इजराइल, जो कि पैलेस्टीनियंस पर अत्याचार कर रहे थे, उनसे बदला लेना। اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان‌ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. और वहीं पर दूसरी तरफ इजराइल का सबसे बड़ा मकसद था अपने देश की सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना, स्पेशली बॉर्डरिंग इस्लामिक देशों से, क्योंकि इजराइल एक काफी छोटा देश है, हमारे एक स्टेट मणिपुर से भी छोटा, जस्ट इमेजिन, जो 4 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। सो ये दोनों भी देश अपने अपने एम्बिशंस को पूरा करने की होड़ में जुट गए, जिससे इन दोनों के रिश्तों में दरार आने लग गई। मगर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया लेट 1990s में, जब ईरान ने ऑपरेशन अमाद को लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का मकसद बिल्कुल साफ था, 5 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाना। और इवन आज तक इजराइल का इस ऑपरेशन पर स्टैंस बिल्कुल क्लियर है, वो नहीं चाहता कि किसी भी इस्लामिक देश के पास न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी आ जाए, especially Iran. Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. और इसीलिए 7 अक्टूबर 2023 के दिन जब हमास टेररिस्ट ने इजराइल के अंदर घुस के 250 लोगों को बंदी बना लिया, इजराइल पर हमला किया, उसी दिन इजराइल ने यह ठान लिया कि लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने का बस सिर्फ एक ही तरीका है, ईरान में एक रेजीम चेंज लाना। अच्छा, बाय द वे, मैं जो भी डिस्कस करूंगा उन सब के मैंने प्रॉपर लिंक्स नीचे रेफरेंसेस में डाल रखे हैं, ताकि आप खुद भी अगर अपने तरफ से रिसर्च करना चाहो तो कर सकते हो। मेरे दोनों चैनल्स गेट सेट फ्लाई साइंस और गौरव ठाकुर के थ्रू मेरा मिशन है इंडियंस में एक साइंटिफिक माइंडसेट डेवलप करके इंडिया के रूट लेवल पर बदलाव लाना। और अब हम हमारी टीम को एक्सपैंड कर रहे हैं और लाइक माइंडेड वॉरियर्स के साथ। काफी सारे सब्सक्राइबर्स हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं एंड दे आर लविंग आवर कल्चर। एज ऑफ नाउ वी आर लुकिंग फॉर साइंस एंड जियोपॉलिटिकल राइटर्स जो इवन पॉडकास्ट को स्केल करने में हमारी हेल्प कर सके, क्रिएटिव मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट और सोशल मीडिया इंटर्न्स फॉर अ वर्क फ्रॉम ऑफिस अपॉर्चुनिटी इन मुंबई। ऑल डिटेल्स आर एडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। लेट्स क्रिएट एन इम्पैक्ट टुगेदर। और अब वापस से लौट आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। अब इजराइल इसे एग्जैक्टली कैसे अंजाम दे रहा है वो समझने से पहले अगर हम इस इशू को इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो आज के डेट में ईरान और इजराइल दोनों भी कंट्रीज इंडिया के काफी क्लोज एलाइज है। अब इजराइल का तो छोड़ो, सभी को पता ही है, लेकिन ईरान ने भी भारत को पिछले ही साल चाबाहार पोर्ट लीज पर दे दिया था, जो आज के तारीख में पाकिस्तान और चाइना को काउंटर करने के लिए हमारा एक सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। इसके अलावा एक मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी कश्मीर इशू पर ईरान ने हमेशा एक न्यूट्रल स्टैंस ही मेंटेन किया है, और ईरान के साथ हमारे इंडियन मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स भी काफी जुड़े हुए हैं। और इसीलिए आप देखोगे अभी चल रहे वॉर में भी इंडिया एक बिल्कुल न्यूट्रल स्टैंस ही रख रहा है, और दोनों देशों को बेसिकली अपने इश्यूज को बायलैटरली, पीसफुली और डिप्लोमेटिकली सुलझाने के लिए कह रहा है। आफ्टर ऑल, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में नो रिलेशनशिप इज ब्लैक एंड व्हाइट। डिसीजन सिर्फ और सिर्फ अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट में ही लिए जाते हैं, जो ही इजराइल का जस्टिफिकेशन भी है ईरान पर ये सडन अटैक्स करने के पीछे। मगर ये कोई रैंडम अटैक्स बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे मैंने कहा, इसकी प्लानिंग सालों से चलती आ रही थी। ये पिरामिड को देखना जरा, ये ईरान का पावर स्ट्रक्चर है, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम्स। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में एक ऐसा यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम है जहां पर डेमोक्रेसी भी है, मतलब वहां पर प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट सब जनरल इलेक्शन से चुने जाते हैं, पर इसका कॉन्स्टिट्यूशन सारे वीटो पावर्स ईरान के सुप्रीम लीडर को देता है। यानी कि एज पर लॉ ईरान के हर चीज में उनका डिसीजन, सुप्रीम लीडर का डिसीजन फाइनल होता है। राइट फ्रॉम मीडिया टू जुडिशरी, सब जगह पर उनका से ही फाइनल है। 1979 से लेकर आज तक ईरान में यह सुप्रीम लीडर की पोजीशन सिर्फ 2 ही लोगों ने होल्ड की है। इस पोजीशन को ईरान में आयतोल्ला कहा जाता है। सो आयतोल्ला इज नॉट अ नेम बट इट्स अ पोजीशन। नंबर 1 आयतोल्ला रूहुल्लाह खोमेनी, और नंबर 2 अभी के प्रेजेंट सुप्रीम लीडर अली खामेनी। इनके बाद है पावर स्ट्रक्चर्स में अगला अहम हिस्सा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ऑल्सो नोन एज IRGC। इन्हें ऐसा समझो कि सुप्रीम लीडर की पर्सनल आर्मी की तरह है, जो ईरान की रेगुलर आर्मी से बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट IRGC के सोल्जर्स को नॉर्मल ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस से डबल सैलरी मिलती है। इनका काम सिर्फ एक है
ईरानियन सुप्रीम लीडर के रेजीम को किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करके रखना, चाहे नेशनली या फिर इंटरनेशनली, जैसे ईरानियन रेजीम के लिए प्रो ईरानियन स्टेट्स खड़े करके। अब इसी काम के लिए ना स्पेसिफिकली बनाई गई है इस पावर स्ट्रक्चर की सबसे तीखी नोक ईरान के प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, पैलेस्टीन में हमास और येमेन में हाउतीज। इन्हें ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी बोला जाता है क्योंकि ये सारे रिबेल फोर्सेस फाइनेंस्ड, ट्रेन्ड एंड आर्म्ड कंप्लीटली बाय IRGC है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को प्लांट करके IRGC 2 गोल्स हासिल करते हैं। एक, जैसे मैंने पहले बताया, पूरे रीजन में ईरान के पपेट स्टेट्स को प्लांट करते हैं, और दूसरा, ईरानियन सुप्रीम लीडर के खिलाफ अगर कोई भी स्टेट जाए तो उसके अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल खुद इजराइल ही है। We've got this report from IRGC saying that one of the important command centers of Mossad have been targeted by the IRGC forces in the Israeli territories. सो ये है ईरानियन पावर स्ट्रक्चर का पूरा पिरामिड, लेकिन इसकी सबसे मेजर कड़ी अब भी बाकी है जो इस पूरे स्ट्रक्चर को अनडिफीटेबल बनाती है, जो है ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल ये बात बिल्कुल अच्छे से जानता है कि अगर ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स लग गए तो इजराइल का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में आ जाएगा। The two existential threats, the nuclear threat and the threat of 20,000 ballistic missiles that are equivalent to 2 nuclear bombs. और इसीलिए पास्ट में भी कई बार इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और साइट्स को चुन चुनकर डिस्ट्रॉय किया है। बट इस बार ना इजराइल का प्लान यह है कि इस पूरे पावर स्ट्रक्चर को जड़ से ही खत्म कर देना, ताकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी बिल्कुल पावरलेस हो जाए। बट इस प्लान को इजराइल अंजाम आखिर कैसे दे सकता है, क्योंकि दिस इज एक्सट्रीमली हार्ड। वेल, लेट्स अंडरस्टैंड कि इजराइल किस दिशा में सोच रहा है। 7 अक्टूबर 2023 के अटैक्स के बाद इजरायलीज ने इस पिरामिड में एक टॉप डाउन डिस्ट्रक्शन अप्रोच को फॉलो किया और इसीलिए सबसे पहले उन्होंने पिरामिड के पीक टेरर प्रॉक्सीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हमास था। यह है हमास की टॉप हायरार्की। इस्माइल हानिया इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ था और याह्या सिनवर डिप्यूटी चीफ, जो दोनों भी आज मर चुके हैं। अगस्त 2024 में ईरान के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मसूद पेस्केशियान की इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जिसमें बाकी वर्ल्ड के लीडर्स के साथ इस्माइल हानिया को भी इनविटेशन दिया गया था। इस पल का इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF 4 महीनों से इंतजार कर रही थी। इनफैक्ट हानिया को मारने की प्लानिंग उन्होंने बहुत पहले से ही कर रखी थी, बस सिर्फ एग्जीक्यूशन बाकी था। तो जब भी ईरान में कोई इंटरनेशनल डिग्नेटरी आते थे, वो निशात कॉम्पाउंड गेस्ट हाउस में रुकते थे। हानिया भी बिल्कुल यहीं पे रुके थे, क्योंकि ये गेस्ट हाउस IRGC के प्रोटेक्शन में एकदम सिक्योर थे। मोसाद ने उसी गेस्ट हाउस के कुछ IRGC कमांडोज को हायर कर लिया। उन एजेंट्स ने गेस्ट हाउस के 3 अलग बेडरूम्स के बेड के नीचे रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब्स फिट कर दिए। फिर अगस्त में जैसे ही हानिया इस गेस्ट हाउस में रहने लगे, मोसाद ने सिर्फ रूम को कंफर्म किया और हानिया को नींद में ही असैसिनेट कर दिया। और इस तरीके से हमास अचानक से एकदम लीडरलेस हो गया और पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी अब याह्या सिनवर के कंधों पर आ गई। सो अब जाहिर सी बात है, याह्या बन गया मोसाद का अगला निशाना। बट वियर्ड बात तो यह है कि अनलाइक हानिया, याह्या को मारने के लिए IDF ने कोई भी बड़ी प्लानिंग नहीं की, वो तो बस तुक्के से मर गया। यस, मिड अक्टूबर की ये बात है जब IDF के कुछ जवान राफा के एक एरिया तल अल सुल्तान में पेट्रोलिंग कर रहे थे और तभी अचानक से उन्हें हमास के 3 मिलिटेंट्स दिख गए। क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें 2 मारे भी गए, लेकिन एक बंदा नजदीक के एक घर में घुस गया। IDF ने तुरंत उस घर में एक बॉम्ब शेल दाग दिया और बाद में जब उन्होंने एक ड्रोन भेजा चेक करने के लिए कि वो मिलिटेंट मरा कि नहीं, तब मालूम पड़ा कि वो कोई आम मिलिटेंट नहीं था, बल्कि हमास का नया चीफ याह्या सिनवर था। और इस असैसिनेशन का बाय द वे एक वीडियो तक अवेलेबल है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक, अगर आप उसे देखना चाहते हो तो। IDF फिर भी इस बात को कंफर्म करना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने उस डेड बॉडी से अंगूठा काटकर DNA टेस्ट के लिए भेजा। और फिर कंफर्मेशन के बाद IDF ने पूरी दुनिया के सामने डिक्लेयर किया कि हमास का टॉप लीडरशिप वापस से एक बार खत्म हो चुका है। और फिर इसके बाद इनके नीचे वाले सभी लीडर्स को भी IDF ने एक एक करके स्ट्राइक्स में मार डाला। ये पूरी लिस्ट है, जिसे भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आप देखोगे ना, तो आज इवन हमास की ओवरसीज लीडरशिप भी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। सब लीडर्स मारे जा चुके हैं। अक्टूबर 2023 के पहले
हमास में 30,000 फाइटर्स हुआ करते थे। अप्रैल 2024 तक आईडीएफ ने 13,000 को मार डाला, जो डेटा बेसिकली ये बताता है कि आज के तारीख में हमास काफी कमजोर हो चुका है और अब सिर्फ गाजा में ही उनके रेमनेंट्स बचे हुए हैं। मगर इजराइल यहां पर नहीं रुका। इसके बाद इजराइल का अगला टारगेट नॉर्थ की तरफ लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह था। हसन नसरल्लाह इस पूरे ग्रुप का हेड और ये इस पूरे ग्रुप की टॉप लीडरशिप थी। यस थी, क्योंकि आप विश्वास नहीं करोगे मगर आईडीएफ ने एक ही अटैक में हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को ही खत्म कर दिया। 28 सितंबर 2024 लेबनान के हरेत रहक सिटी में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप एक मीटिंग के लिए मिली थी। और यह मीटिंग किसी आम बिल्डिंग में नहीं हो रही थी, बल्कि जमीन से 60 फीट नीचे एक बंकर में हो रही थी। 60 फीट नीचे मतलब जानते हो कितने नीचे? 6 फ्लोर्स की बिल्डिंग जितना नीचे। इतने नीचे तक इजराइल की पहुंच चली जाएगी, ये ईरान ने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा। लेकिन मोसाद को इस मीटिंग का इंटेल मिल चुका था और जैसे ही सब इस मीटिंग के लिए मिले, आईएफ के फाइटर जेट ने एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशन पर एक बंकर बस्टर बॉम्ब फेंक दिया। Biggest blow came on Friday, killing Nasrallah and several other senior Hezbollah officials. The bunker was located over 60 feet underground. This included dozens of bunker buster bombs designed to penetrate deep into the fortified structures. अब नॉर्मल बॉम्ब्स का कैसा होता है कि वो जमीन पर ही गिरते फट जाते हैं, लेकिन बंकर बस्टर जमीन पर गिरने के बाद एक ड्रिल करता है और फिर जमीन के नीचे जाकर फटता है, जिस वजह से सिर्फ इस एक बॉम्ब ने पूरी हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को एक ही झटके में खत्म कर दिया। इसके अलावा इस मीटिंग के बस 10 दिन पहले ही इजराइल ने पूरे लेबनान में एक सीरीज ऑफ पेजर ब्लास्ट भी किए थे। आपने सुना भी होगा, न्यूज में यह खबर बहुत वायरल हो रही थी कि पेजर अटैक्स हो रहे हैं। Devices meant for communication were turned into bombs, exploding in the hands of hundreds of people, many Hezbollah members. So 19 सितंबर 2024 के दिन हिजबुल्लाह ने कॉल टैपिंग से बचने के लिए पेजर यूज करना स्टार्ट कर दिया था। पेजर्स मतलब 90s में मोबाइल की जगह पर जो यूज होते थे ना, वो डिवाइस बहुत ही बेसिक से डिवाइस होते हैं जिसपे सिर्फ मैसेजेस सेंड होते हैं और इसीलिए इसकी लोकेशन और कम्युनिकेशन नॉन ट्रेसेबल होता है। अब कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से हिजबुल्लाह ने ये पेजर्स अपने ग्रुप को बस सिर्फ कुछ 5 महीने पहले ही बांटे थे। किसी को नहीं पता था कैसे, लेकिन इजराइल ने 19 सितंबर के दोपहर को 3 बजे एक साथ पूरे लेबनान में पेजर ब्लास्ट कर दिए और एक ही साथ कई हजार लोग सिवियरली इंजर्ड हो गए, कई की मौत हो गई और इसमें कुछ सिविलियंस भी मौजूद थे। और इस अटैक को ग्लोबली काफी क्रिटिसाइज भी किया, जो कि सही बात है क्योंकि इसमें काफी सारे सिविलियंस भी मौजूद थे जिनकी कोई गलती नहीं थी। सो ओवरऑल अक्टूबर 2023 से 2024 तक 4000 हिजबुल्लाह फाइटर्स मारे जा चुके हैं और इसीलिए ये ग्रुप भी ऑलमोस्ट आज की तारीख में कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है। फाइनली जो लास्ट प्रॉक्सी ग्रुप बचा था वो था इजराइल के साउथ यानी कि येमेन में मौजूद हाउथीज। अक्टूबर 7 अटैक्स के बाद हाउथीज कंटिन्यूअसली इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक्स कर रहे थे। An unprecedented scene in central Israel as a missile launched by the Houthis in Yemen hits Ben Gurion airport. लेकिन इनके लिए इजराइल ने एक अलग तरीका अपनाया। आईडीएफ ने इनके सप्लाईज ही काट दिए, जिससे अब ये इजराइल पर उतना एग्रेसिवली एयर स्ट्राइक्स कर ही नहीं पा रहे। इजरायली एयरफोर्स ने 2 मेजर एयर स्ट्राइक्स किए, एक 26 दिसंबर 2024 के दिन और दूसरा 5 मई 2025 के दिन। इन एयर स्ट्राइक्स में मेजर टारगेट्स थे सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हुडैदा पोर्ट और रास ईसा पोर्ट, जिसमें आईडीएफ ने वहां पर रनवेज, क्रेन्स, फ्यूल स्टोरेज, सिविलियन एयरक्राफ्ट्स और सना एयरपोर्ट के अराउंड की मिलिट्री फैसिलिटीज तक सब कुछ उड़ा दिया। इसका लार्जर इंपैक्ट ये हुआ कि ईरान से हाउथीज को मिलने वाले वेपन्स और सना मिलिट्री फैसिलिटी से इजराइल पर लॉन्च होने वाले मिसाइल लॉन्चर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। मतलब इजराइल पर होने वाले मिसाइल स्ट्राइक्स को आईडीएफ ने एक अच्छे खासे लेवल तक कम कर दिया है। और अभी बात करें लेटेस्ट न्यूज की, तो 15 जून 2025 को ही किए एयर स्ट्राइक में हाउथीज का चीफ मिलिट्री कमांडर भी मारा गया, जिससे हाउथीज भी अब लीडरलेस हो चुके हैं। सो ऑल इन ऑल पावर स्ट्रक्चर के इस पिलर को एक मैक्रो व्यू से अगर देखें तो इजराइल ने ईरानियन रेजीम के प्रॉक्सीज, हमास, हाउथीज और हिजबुल्लाह, इन सब टेरर ग्रुप्स को खत्म कर दिया है जो ईरानियन रेजीम को प्रोटेक्ट कर रहे थे। और ये इजराइल के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन गया है, क्योंकि इससे ईरान की ओवरसीज ऑपरेशंस कंडक्ट करने की कैपेबिलिटीज अब पैरालाइज हो चुकी है। प्रॉक्सीज के बाद इजराइल ने ईरानियन रेजीम के दूसरे पिलर IRGC के लिए भी
14 जून 2025 को ही ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। The Israeli Air Force has redefined what it means to achieve air dominance since the launch of Operation Rising Lion. ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो हमें लगता है कि बस सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही चला, लेकिन एक्चुअल में इसकी तैयारी महीनों से चल रही थी। ईटी की एक रिपोर्ट के हिसाब से मोसाद कमांडो यूनिट्स महीनों पहले ईरान के अंदर घुस चुके थे। वो लोग सबसे पहले ईरान में घुल मिल गए और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने ईरान के अंदर कैमिकाजी ड्रोन्स और कॉम्पैक्ट मिसाइल ड्रोन्स स्मगल करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यूनिट का अगला मिशन था एसेट डिप्लॉयमेंट। इसमें कमांडो यूनिट ने आम गाड़ियों के अंदर इन कॉम्पैक्ट मिसाइल ड्रोन्स को भरा और ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के थोड़ी दूर जाकर उसे पार्क कर दिया। और दूसरे यूनिट ने तो तेहरान के अंदर ही एक सीक्रेट कैमिकाजी ड्रोन लॉन्च साइट ही बना लिया था। जस्ट इमेजिन, मोसाद ने अंदर घुसकर इतना एडवांसमेंट कर लिया, लेकिन ईरान को इसके बारे में कुछ खबर ही नहीं थी। फिर आया 14 जून का दिन। जैसे ही ऑपरेशन शुरू करने का ग्रीन सिग्नल मिला, ईरानियन मिसाइल सिस्टम्स के पास गाड़ियों में छुपाए गए अटैक ड्रोन्स और तेहरान में स्थित कैमिकाजी ड्रोन एक्टिवेट हो गए और उन्होंने सारा ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली कोलैप्स कर दिया। अब किसी भी देश के अगर डिफेंस सिस्टम ही कोलैप्स हो जाए तो आईएफ के जेट्स के लिए पूरा का पूरा रास्ता साफ हो जाता है। 200 आईएफ जेट्स फिर ईरान में एकदम आराम से घुस गए और उन्होंने 100 ईरानियन टारगेट्स को स्ट्राइक कर दिया। अब इन 100 टारगेट्स में से सबसे प्राइम टारगेट कौन सा होगा? शायद आपने गेस कर लिया होगा। इजराइल ने बराबर आईआरजीसी के चीफ ऑफ स्टाफ हुसैन सलामी, आईआरजीसी के एयरफोर्स कमांडर आमिर अली हाजीजादे और ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी को प्रिसीजन स्ट्राइक्स करके खत्म कर दिया। एज ऑलवेज इजराइल का निशाना इतना सटीक था कि इस फोटो में आप देख सकते हो, जिस कमांडर के फ्लैट में अटैक हुआ उसके बाजू वाले फ्लैट की विंडो तक नहीं टूटी, वहां पर लाइट्स तक जल रहे। एक दूसरे कमांडर के फ्लैट की साइड वाली रूम को तक कुछ नहीं हुआ। और ये वो लिस्ट है जिसमें आईआरजीसी के उन सारे टॉप मिलिट्री कमांडर्स और लीडर्स जिन्हें इजराइल ने चुन चुनकर अटैक किया था, वो अब नहीं रहे। आईआरजीसी का पूरा मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया और उनकी सेना सेना किसी भी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के बिना डायरेक्शनलेस और पावरलेस हो जाती है। अब इसके बाद भी इजराइल नहीं रुका। 17 जून को इजराइल ने बस 3 दिन पहले अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अली शदमानी को एयर स्ट्राइक में मार डाला, जो माना जाता है खामेनी का सबसे क्लोजेस्ट एड था, ऑलमोस्ट उनका राइट हैंड था। इजराइल बेसिकली एक क्लियर साइकोलॉजिकल मैसेज देना चाहता है कि हमास, हिजबुल्लाह या आईआरजीसी किसी भी एंटी इजराइल ऑर्गेनाइजेशन के टॉप सीट पर जो भी बैठेगा वो इजराइल के हिट लिस्ट में आ जाएगा। और दूसरी चीज, एक बात समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो भी लोग मारे गए ये सिर्फ किसी आर्मी या कोई ग्रुप के लीडर्स नहीं है, बल्कि ईरान के मिलिट्री एडवाइजर्स, उनके देश के टॉप मोस्ट ब्रिलियंट ब्रेन्स थे। किसी भी देश को चलाने में उस देश के लीडर्स का ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। इनके ही मदद से ईरान की ईरानियन रेजिम पिछले 45 सालों से जिंदा थी और इसीलिए इनका मरना सिर्फ आईआरजीसी के लिए नहीं, बल्कि डायरेक्ट ईरानियन रेजिम के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा इसी ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत इजराइल ने दूसरा निशाना साधा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। इस मैप को आप देख सकते हो, ये जो ग्रीन डॉट्स है ना, वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज है और रेड डॉट्स है इजरायली अटैक्स। इजराइल ने मेजरली टारगेट किया नतान्स को, जो ईरान का सबसे प्रोमिनेंट यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट था, मतलब यहां पर बॉम्ब का फ्यूल बनता था। फिर अशफहान साइट को, जो ईरानियन बॉम्ब बनाने का रिसर्च सेंटर था। और बाकी आप मैप में देख सकते हो, ईरान के ऐसे और भी कई न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज तबाह हो चुके हैं। अब ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे जा चुके हैं। ये एक पूरी लिस्ट है ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स की, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट नेम्स थे फेरेदून अब्बासी, जो कि एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर हेड थे, और ईरानियन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग फैकल्टी के हेड अब्दुल हमीद मिनोचेर। अगेन अ वेरी बिग सेटबैक, क्योंकि इतने सालों से ईरान इस पर काम कर रहा था, जिस पर इजराइल ने पानी फेर दिया और दोबारा से स्टार्ट करने में काफी समय लग जाएगा। लेकिन इस प्लान का अगला और सबसे अहम पड़ाव था ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी पर डायरेक्ट अटैक। पीएम नेतन्याहू का ये पब्लिक स्टेटमेंट भी देखना। और इजराइल का एज यू नो ये रेप्यूटेशन तो सालों से बना है कि इजराइल जो भी बोलता है वो एक्चुअली में वो कर रहा होता है, और यही चीज हमने उनके एक्शन में भी देखी। सो यस, हाई पॉसिबिलिटी थी कि इजराइल जल्द ही ईरान के सुप्रीम लीडर को भी टारगेट कर सकता था, और पीएम नेतन्याहू ने ऐसा ही कुछ स्लाइटली इंसिनुएट भी किया।
The supreme leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." The talks were merely a facade. So are you going to target the supreme leader? I'm not going to get into the details. As that this would escalate the conflict beyond where it is already? It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. अब जाहिर सी बात है, इजराइल अटैक करता तो ईरानियन सुप्रीम लीडर भी चुप नहीं बैठते, वो भी खतरनाक पलटवार करते जैसे तेल अवीव के बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करके किया। मगर फिर भी ऑब्जेक्टिवली अगर इजराइल के इस प्लान की हिस्ट्री को देखें तो ईरानियन रेजिम को वाकई में कंसिडरेबल डैमेज हुआ। रेजिम के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स IRGC, प्रॉक्सीज और वेस्ट द्वारा क्लेम्ड ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज सीवियरली इफेक्ट हुए हैं। सो इजराइल की हिस्ट्री और उनके स्ट्रॉन्ग मोटिव को देखकर हाई चांसेस थे कि इजराइल वाकई में ईरान के सुप्रीम लीडर को अगला निशाना बना सकते थे और ईरान के पलटवार करने पर पूरे मिडिल ईस्ट में बहुत तबाही मचती, कई मासूमों की जानें भी जाती, जिस मंसूबों में कोई भी इजराइल का साथ नहीं देना चाहता था, क्योंकि इजराइल के हाथों में कई मासूमों की जानों का खून ऑलरेडी लगा हुआ है। अब जरा इस पूरे मामले को ना एक बार यूएसए और ट्रंप के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ती इंस्टेबिलिटी, मासूमों की जाने जाना, होर्मुज स्ट्रेट पर अटैक्स की वजह से दूसरे कंट्रीज का इकोनॉमिक लॉस होना, ये क्लियरली साबित कर देगा कि ट्रंप इस बार भी रशिया यूक्रेन वॉर की ही तरह ईरान इजराइल वॉर को रोकने में भी फेल हो गया। और ट्रंप और रिपब्लिकन्स की पोजीशनिंग तो अमेरिका और दुनिया भर में शुरुआत से ही ऐसी रही है कि वो शांति के दूत है, दुनिया भर में शांति लाना चाहते हैं। और इसीलिए जैसे ही ट्रंप ने ईरान के सो कॉल्ड न्यूक्लियर बेसिस को टारगेट किया, और मैं सो कॉल्ड इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई रेडियो एक्टिव फॉलआउट की तो खबरें सुनने में ही नहीं आई। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि न्यूक्लियर वेपन्स थे या नहीं थे, बट इराक के टाइम पे तो हमने देख लिया था। बट इन अटैक्स के जरिए ट्रंप को 2 फायदे मिले। सबसे पहले तो ट्रंप ने अपने आप को इजराइल का प्रोटेक्टर दिखा भी दिया, और फिर नंबर 2, सो कॉल्ड न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करके आगे होने वाले सो कॉल्ड इंस्टेबिलिटी से भी बचा लिया पूरे मिडिल ईस्ट को। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा मैं कुछ ही देर में बताता हूं। बट इस अटैक को अंजाम देने के बाद देखना क्या ट्वीट्स वायरल होने लग गए। लोग ट्रंप को दोगला कहने लग गए। कुछ लोगों ने तो ट्रंप के ईरान अटैक्स को सीधा इलीगली बोल दिया, जो टैग्स किसी भी हालत में एक शांति के दूत को सूट नहीं करते। मगर साइड में पैरेलली ट्रंप कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को पुश कर रहे थे ईरान को मैटर सॉल्व करवाने के लिए नेगोशिएट करने को। मगर ईरान तो सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि ईरान के ऊपर यूएसए का एज सच कोई लेवरेज ही नहीं था। दोनों देश के पहले से ही लिटरली जीरो ट्रेड रिलेशंस है, और इसीलिए अटैक्स करवा के अपना मिलिट्री मसल दिखाना तो सिर्फ ईरान को धमकाना था, ताकि ईरान तुरंत नेगोशिएशन टेबल पर आ सके। और फिर अंत में पूरा पीस मेकिंग का काम कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के करने के बाद ट्रंप साहब का ये ट्वीट आता है। अब ये हरकत थोड़ी जानी पहचानी नहीं लग रही? इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था ना। सारी मेहनत कोई और करे और पूरा क्रेडिट सिर्फ ट्रंप ले जाए, और वो भी सबसे पहले। आई नो कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज इससे काफी रिलेट कर पा रहे होंगे। जरा इनके ट्वीट को ध्यान से पढ़ना और आपको ऐसे वर्डिंग्स मिलेंगे कि ट्रंप भाई साहब अपने कारनामों को इतिहास के पन्नों में खुद दर्ज करवा रहे हैं, सुनहरे अक्षरों में। आई मीन काफी प्राउडली इसे अपना अचीवमेंट बता रहे, और ये पाकिस्तान द्वारा उन्हें शांति का दूत अवार्ड करने के बाद। तो फिर क्या इसका मतलब ट्रंप ने इजराइल को धोखा दिया? वेल, नॉट रियली, क्योंकि यूएस का शुरुआत से स्टैंड क्या रहा है? इजराइल को सिर्फ प्रोटेक्ट करना, ना कि इजराइल के लिए आउट ऑफ द वे जाकर ईरान में रेजिम चेंज करवाना। यूएस का खुद का कोई बड़ा मोटिव नहीं है, जैसे 1900s में था, क्योंकि ईरानियन तेल से तो उस वक्त यूएस और यूके का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्यूल हो रहा था। अभी उल्टा ईरान को हाथ लगाना काइंड ऑफ लाइबिलिटी की तरह है, क्योंकि रशिया और चाइना भी कूद पड़ेंगे, जिससे वॉर की आग और जलेगी। और जब ट्रंप रिटायर होगा तो वो एक वॉर मॉन्गरिंग प्रेसिडेंट के थप्पे से रिटायर होगा। ट्रंप के ट्वीट्स ही देख लो यार, इन्हें लिटरली इतिहास के पन्नों में अमर होना है। ऑल्सो क्या लगता है, ट्रंप ने हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा होगा क्या? लिटरली ऐसा एक इन्वेजन नहीं है अमेरिका का जिसके जरिए अमेरिका ने किसी देश में पीस स्थापित किया हो। इराक का एग्जाम्पल ले लो, आईसिस बनवा दिया। अफगानिस्तान ले लो, तालिबान बना डाला। लिबिया ले लो, सिविल वॉर्स हो गए, आज तक रिकवर नहीं कर पाया। सीरिया का हाल तो आपको पता ही है। साउथ अमेरिका में सीआईए इन्वॉल्वमेंट ले लो, ड्रग माफिया एम्पायर ही खड़ा कर डाला। कभी भी यूएसए के सो कॉल्ड पीस लाने वाले इन्वेजन्स सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, बल्कि पीस लाना तो छोड़ो, इन्होंने उन देशों के पीसेस ही कर दिए। मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया जो आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, बाद में आई बटन दबाकर इसे देख सकते हो। बट यू नो व्हाट, अब सीज फायर तो हो चुका है, मगर क्या इंडिया पाकिस्तान मामले की तरह ईरान इजराइल मामला भी एक्चुअल में सॉल्व हुआ? क्या दोनों देश किसी एक्चुअल कंक्लूजन पर आकर पहुंचे? वेल, नहीं, ये सीज फायर बस एक टेम्पररी बैंडेड की तरह है, क्योंकि फंडामेंटल प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हुए ही नहीं है, और शायद कभी हो भी नहीं पाएंगे। मगर फिर भी ट्रंप सारा क्रेडिट तो ले गए ना।
जियोपॉलिटिक्स की दुनिया ने एक बार फिर से सभी को साफ दिखा दिया है कि चाहे असली सच्चाई के कई रूप और रंग हो, जैसे ईरान और इजराइल के नजरिए से सच्चाई, बट अंत में सबसे पावरफुल इंसान के मुंह से निकली सच्चाई ही इतिहास बनाती है। ट्रूथ हैज लार्जली टू डू विथ पावर एंड नॉट बीइंग राइचियस। अब देखना बस ये है कि ट्रंप सर द्वारा लगाया ये टेम्पररी बैंडेड कितनी देर तक टिका रहता है। गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।